श्योर। सो बच्चों, हमने लास्ट टाइम वैसे तो ये पूरा जो बात कर लिया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिस्कवरी का, तो वहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में तो ऑब्वियसली सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल से डायग्राम्स के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो उसका एक पीपीटी का फॉर्म में मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है। तो ये ज़रा देख लो कैसा दिख रहा है। आपको मैंने एक बात बताई थी वैक्यूम ट्यूब के बारे में, याद है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो कांच का एक ग्लास का एक ट्यूब है जिसमें आप देख पा रहे हो कि एक साइड पे क्या बनाया हुआ है, कैथोड। कैथोड का चार्ज क्या है आप देख सकते हो बच्चों स्क्रीन पे, क्या है, नेगेटिव। एनोड आपका क्या है, पॉजिटिव, ऑब्वियसली। अब यहां पर उन्होंने क्या किया कि सील्ड ट्यूब में कैथोड एनोड बना दिया, ठीक है। क्या होता है कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, देखो यहां नीचे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, इट्स अ ट्यूब मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, बरोबर है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने देखो एक एनोड बनाया, अभी एक एक करके अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे, देख सकते हो, एक एनोड एक प्लेट बनाया, लेकिन एनोड में आपको होल दिख रहे हैं सबको, येलो कलर के छोटे छोटे, है ना। तो कैथोड और एनोड है और यहां पर उन्होंने होल बना के रखा हुआ है। बाहर वैक्यूम पंप यानी कि बीच में से जितनी भी एयर थी या नॉर्मल एयर थी उसको निकाल दिया और पर्टिकुलर गैस रखी हुई है। और ये एनोड में परफोरेशन समझते हो ना, होल परफोरेशन करके रखा हुआ है। और यहां से आपको कैथोड रेज जाती हुई दिखेगी, अभी समझ में आ रहा है सबको, कैथोड रेज की यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में स्ट्रीम दिख रही है, ठीक है। अब कैथोड रेज एनोड से पास हुई, होल किए हुए एनोड से पास हो गई। अब उसने आगे क्या किया, जिंक सल्फाइड नाम का फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, मैंने पिछली बार बताया था आपको, फॉस्फोरेसेंट या फ्लूरोसेंट ये मटेरियल नाम हम यूज करते हैं। ये जिंक सल्फाइड बेसिकली इससे बना होता है और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स विल डेवलप एंड द सेम प्रिंसिपल इज इन योर टीवी सेट, ये भी बताया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जब ये जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे जाके कैथोड पार्टिकल्स टच होंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि रेज वहां तक पहुंच गई, करेक्ट है बच्चों। एंड बिकॉज वहां पर रेज पहुंच चुकी है तो रेज की प्रॉपर्टीज को आप स्टडी कैसे करोगे, आप क्या करोगे कि भाई आप ऊपर नीचे 2 प्लेट्स लगा दोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड यू विल सी whether the rays are deflected towards positive plate or negative plate. कैथोड रेज किस तरफ जा रही थी, याद करो, कैथोड रेज were being deflected towards which plate, positive plate. तो इसलिए थे जे थॉमसन ने ये पूरा जो फंडा हमने ये देखा था ना, जे उनकी फोटो भी लगाई है, ठीक है ना, जे थॉमसन जिन्होंने ये पूरा फंडा यूज करके और हमें ये बताया कि भाई कैथोड रेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। एंड लेटर ऑब्वियसली इट वाज फाउंड दैट इट वाज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन। सो यही सेम एक्सपेरिमेंट का ही सेटअप यूज करके चार्ज टू मास रेशियो भी निकाला गया था, E:m. E is the charge of the electron as we have done last time and small m is the mass. By the way बच्चों, क्या हम ये बोल सकते हैं कि मास इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल इन रियलिटी, बोलो हाँ की ना, है ना। मास हम लोग कंसिडर करते हैं नेग्लिजिबल इन रियलिटी, बट डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू दैट आई गेव यू लास्ट टाइम, राइट, इट वाज 9.1 into 10⁻31 kilograms, राइट, विच इज बेसिकली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पे सेम सेटअप है, सिर्फ कैथोड रे ट्यूब का थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, शेप आप अलग देख सकते हो, राइट, you have narrow at one end and slightly wider at the other end. Are you all able to see that बच्चों, बोलो yes or no? Yes, okay. So similar setup is made, anode and cathode, and now magnetic और electric fields are applied. Can you see that? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव वाली प्लेट बनाई हुई है, एक नेगेटिव वाली प्लेट बनाई हुई है। तो इससे क्या होगा कि भाई, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन, बाकी सब सेटअप अपना सेम है ना, आप देख पा रहे हो, बाकी सब सेटअप सेम है, माइनर डिफरेंसेस है, सेम फंडा हुआ कि भाई जब रे बाहर आई तो किस तरफ जा रही है, ऐसे देखना है। और अमाउंट ऑफ डिविएशन जो है ना वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा। ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द डिविएशन एंड लेसर द मास लाइटर द मास मोर द डिविएशन। लॉजिकल बात है, ये भी मैंने आपको पिछली बार बताया था। हल्का पार्टिकल दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। अगर बहुत हवा चल रही है और आप पतले दुबले हो और आपके साथ सर खड़े हैं जो थोड़े से ऐसे दिख रहा है आपको, सर एकदम जरा हेल्दी टाइप के, ठीक है, बीवी अच्छा खाना देती है आपको, है ना। तो अगर मैं खड़ा हूँ और आप पतले दुबले हो, आप खड़े हो, तो कौन उड़ जाएगा हवा से, आप उड़ जाओगे, सीधी बात है कि नहीं। तो यही फंडा है कि भाई जो लाइटर पार्टिकल है वो ज़्यादा डिविएशन यानी ज़्यादा दूर तक डिफ्लेक्शन दिखाता है बच्चों, और जो हैवियर पार्टिकल है वो नहीं दिखाता, राइट। तो इससे हमने एस्टिमेट क्या बनाया था,
कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि कैथोड रेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली उनका मास जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हमें ये पूरे फंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स का तो मेरे को आपको दिखाना था कि रेट कैथोड रे ट्यूब कैसा दिखता है वगैरह। और उसके बाद हमने देखा प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी एंड ही यूज पैराफिन। बेसिकली पैराफिन याद रखने बोला था मैंने, वैक्स होता है, एक टाइप का एल्केन ही है, आगे हाइड्रोकार्बन में हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो हो गए हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक फंडा ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट फंडा क्या है, दैट इज द फंडा ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। देखो किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है दैट सिग्निफाइज योर एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। समझ रहे हो ये बात को? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर? हमने किया हुआ है, सिंबल क्या है एटॉमिक नंबर का? Z। सिंबल है एटॉमिक नंबर का Z। अच्छा, क्या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? सो ऐसा बोलना सही रहेगा क्या कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बोलना ठीक रहेगा ना बच्चों? क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। करेक्ट? चलो, तो ये हुआ हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना बच्चों, इसको जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन से ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन से ऐड कर दोगे तब क्या बनेगा? तब क्या बनेगा? एटॉमिक मास नंबर बनेगा, यानी कि कैपिटल ए। कैपिटल ए को हम कैसे बोलेंगे? कैसे बोले कैपिटल ए को? नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एन। अच्छा, अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एन, क्या मैं सीधा ऐसे नहीं बोल दूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? बोलो हाँ या ना। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने किया कि भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ हैं? न्यूक्लियस के अंदर है, तो उनको क्या बोला था हमने? जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? ए। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड how to write the symbol of an atom. This is something really basic in chemistry, but a lot of students don't know this for some reason. I don't know why. बच्चों को ये नहीं पता होता. How to write the symbol of an atom? बताओ. किसी एलिमेंट का सिंबल कैसा लिखने का? कैसा लिखने का? प्रोटॉन नंबर और मतलब बेसिकली एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के साथ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कार्बन लिखने बोला तो 6 इधर लिखते हैं, 12 इधर लिखते हैं, कोई 6 इधर लिखता है, 12 इधर लिखता है। अरे भाई, एक दिन डिसाइड करो बैठ के, राइट पे लिखना है लेफ्ट पे लिखना है। आप लोग भी कंफ्यूज होते होगे, है ना? बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमको आज तक मालूम ही नहीं कि सही कौन सा है, राइट पे लिखने का कि लेफ्ट पे लिखने का है। होते हो कंफ्यूज अभी भी? तो जरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? सपोज एक एलिमेंट है x, सपोज एक एलिमेंट है x, ठीक है? तो उसका एटॉमिक नंबर आप उसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे लिखोगे। कहां लिखोगे गधे बच्चों? कहां लिखोगे? लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, मतलब सिंबल के लेफ्ट साइड पे नीचे, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसका एटॉमिक मास नंबर आप उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर पे लिखोगे। क्लियर? राइट साइड पे कुछ लिखना ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर मुझे कार्बन लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा कार्बन 612। मुझे मैग्नीशियम लिखना है, नंबर 12 है मैग्नीशियम, तो नंबर 12 24। मुझे सोडियम लिखना है तो मैं लिखूंगा 11 23। समझे कि नहीं समझे?
है ना? तो ये ध्यान से देख लो पहले, हाउ टू राइट दिस. आई नो समथिंग रियली बेसिक, बट ट्रस्ट मी, आप ये एक्सेप्ट करोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट 90% स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि यार ये राइट को नहीं लिखना था. अच्छा, आज पता चला दोनों लेफ्ट साइड पे लिखते हैं क्या? अच्छा ठीक है. तो ये सब अगर स्टूपिड मिस्टेक्स आप लोग कर रहे थे तो ये नहीं करनी है, ठीक है ना? एकदम बेसिक चीज. चलो, तो हमें एटॉमिक नंबर समझ में आया, एटॉमिक मास नंबर समझ में आया, ठीक है ना बच्चों? तो मार्किंग कर लेते हैं जरा फटाफट अपन. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus is the chemical identity of the element. This is called atomic number, which is Z. इसको आप मार्क करके रखो, ये है आपका डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर. और ध्यान से एक चीज देख लेना, ये खास करके मैं एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आपके सीईटी जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना. केमिकल आइडेंटिटी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो केमिकल आइडेंटिटी है. किसी एटम का या किसी एलिमेंट का जो पहचान, उसकी जो पहचान है, उसका आईडी कार्ड है, वो क्या है? उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्या ये बात समझ में आ रही है? है ना? वो उसकी पहचान बन जाती है. तो केमिकल आइडेंटिटी, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है कि भाई विच सब एटॉमिक पार्टिकल is the chemical identity of the element? The answer is proton. Clear? अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज कैसा है भाई? तो पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स. ऑफ कोर्स पॉजिटिव प्रोटॉन, Pp, इजी. तो हम लोग टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे बोलेंगे? अगर एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई है, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई है, तो 4 प्रोटॉन का 4 टाइम्स ई, 10 प्रोटॉन का 10 टाइम्स ई, तो Z प्रोटॉन्स का Z टाइम्स ई पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था ना प्रोटॉन का. तो Z प्रोटॉन्स का टोटल चार्ज कितना हुआ बताओ जल्दी? टोटल पॉजिटिव चार्ज हुआ प्लस ZE. क्या ये बात समझ में आई? तो ये आप सेंटेंस यहां पे लिख के रखेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिख के रखेंगे. टोटल प्रोटॉनिक चार्ज, क्या लिखेंगे आप? टोटल प्रोटॉनिक चार्ज इज इक्वल टू प्लस ZE, प्लस Z टाइम्स E. क्या ये समझ में आ गया? और टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स वाला, ठीक है? टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कैरी कर रहे हैं बच्चों, वो होगा माइनस ZE. क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है? इस तरह से. तो एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया. यस. और मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1 यूनिट, ये भी हमने लास्ट टाइम कर लिया है. एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट के बराबर होता है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सिर्फ मास में कंट्रीब्यूट करते हैं, अग्रीड? सॉरी, न्यूट्रॉन सिर्फ मास में कंट्रीब्यूट करता है, प्रोटॉन तो चार्ज भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और मास भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. ओके. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कैपिटल N. number of neutrons is N, and therefore the total number of protons and neutrons, that is nucleons. मैंने ये लिखा, मैंने लिख के दिखाया आप लोग को. protons, neutrons, that is actually nothing but the number of nucleons, is called the atomic mass number, that is A equal to Z plus N. So number of neutrons is equal to A minus Z. ये आप फॉर्मूला को एक प्यारा सा छोटू सा बॉक्स करके रखेंगे. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A माइनस Z बच्चों. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है? सिंबल मैंने आपको बताया ना कैसे लिखना है. सिंबल कैसे लिखना है? एटॉमिक मास नंबर एज सुपरस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट समझते हो? ऊपर, सुपर, ऊपर. शिल्पा शेट्टी बोलती है ना, सुपर से भी ऊपर. आजकल शिल्पा शेट्टी इज इन द न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, हाँ, बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड ना. एंड देन यू हैव द अदर वन, दैट इज द एटॉमिक नंबर Z. यू आर गोइंग टू राइट एज सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट समझते हो? नीचे लिखने का, बट बोथ ऑन द
विच साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, बोथ ऑन द लेफ्ट साइड। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो लास्ट पार्ट ये चीज ध्यान से सुन लेना, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अगेन ये लास्ट लाइन जो है यहाँ पे, द एटम और न्यूक्लियस हैविंग अ यूनिक कॉम्पोजिशन। जब आपने एक एटम को या एक न्यूक्लियस को या इवन एक आयन को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, आपने उसकी पहचान, आपने उसका पहचान पत्र दिया, पहचान पत्र क्या, आइडेंटिटी कार्ड आपने दिया। कैसे कि भाई इनसे मिलिए, ये है सोडियम, इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। आपने इंट्रोडक्शन दी ना, जैसे सोडियम की आपने इंट्रोडक्शन दी कि ये है हमारे सोडियम भाई साहब, इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, यानी कि टोटल इनका मास नंबर 23 है। तो क्या किया आपने, उसकी पूरी डिटेल बताई है कि नहीं? तो जब आप इस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हो तो इसको अब हम क्या क्या रेफर कर सकते हैं? द टर्म दैट इज यूज्ड टू रेफर टू इट एज इज न्यूक्लाइड, और बहुत लोग न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं। द करेक्ट टर्म इज न्यूक्लाइड, और न्यूक्लिड भी बोलते हैं। न्यूक्लाइड बोलोगे आप, क्या बोलोगे? न्यूक्लाइड। द टर्म यूज्ड टू रेफर टू इट इज न्यूक्लाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आप ये आर्ग्यू करोगे कि सर ये तो एटम है, आप इसको न्यूक्लाइड क्यों बोल रहे हो? अरे भाई एटम, न्यूक्लियस या आयन भी होता ना, तो भी आप उसको न्यूक्लाइड वर्ड बोल सकते हो। कब बोलोगे? जब उसको इस फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के साथ। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, जब मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा, सपोज मैं ऐसा लिखा सोडियम, तो ये मैंने एटम लिखा है, इसे मैंने एटम लिखा है ना। सपोज मैंने ऐसे लिखा Na+, बोले सर आपने आयन लिखा है, चार्ज के साथ लिखा है ना। लेकिन जब मैंने ये फॉर्म में लिखा ना ऐसे, तो अब मैं बोलूंगा अच्छा मैं सोडियम के न्यूक्लाइड को एक्सप्रेस कर रहा हूं। क्या ये वर्ड आप रियलिटी में हर जगह यूज करते हो? आप बहुत लोगों ने आज पहली बार सुना होगा। ऑनेस्टली बोलना, कितने लोगों ने पहली बार सुना है ना? हाँ, तो ये आप यूज नहीं करते हो, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से आप मार्क करके रखिए। ठीक है बच्चों, ये जानने की आपको ऐसे कोई बहुत जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली एटम या आयन यही सब वर्ड यूज करते हो। ठीक है, न्यूक्लाइड ये बहुत नया वर्ड है बहुत बच्चों के लिए, और कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है ना? हाँ, खास करके जेई स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से यस, ये आपको जेई के एग्जाम में एंट्रेंस में पूछा जा सकता है कि भाई न्यूक्लाइड होता क्या है। तो क्या आप बोलेंगे कि जब किसी भी एटम या न्यूक्लियस को जब हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ एक्सप्रेस करेंगे तो उसको न्यूक्लाइड कहा जाएगा। क्लियर बात है? अच्छा, अगर मैं आपको ए और जेड की वैल्यू दे दूं तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि उस एलिमेंट में न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दैट आई गेव यू जस्ट नाउ, if I give you the value of A and Z for any given element, is it possible for you to tell me how many neutrons will be there? बोलो yes or no? Yes. Let's do example. एक दो example solve करके देखें अपन। Suppose example number 1, ठीक है। Suppose आपको बोलता है कि phosphorus है नंबर 15 और 31। क्या है फॉस्फोरस? नंबर 15, ये दिया आपको। तो क्या आप इसमें से मुझे सब कुछ बता सकते हो उसके बारे में? यस, क्या बताएंगे? देखो Z की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 15। ओके, A की वैल्यू क्या होगी? 31। तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने इसके पास? 15। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15। न्यूट्रॉन कितने हैं? A माइनस Z ना। न्यूट्रॉन मैंने कैपिटल N लिखना था एक्चुअली, सॉरी। यस, कैपिटल N। A माइनस Z मतलब 31 माइनस 15 यानी कि 16 न्यूट्रॉन्स है, 16 न्यूट्रॉन्स है। क्या ये बात समझ में आ गई? इजी है ना? कुछ है थोड़ी इसमें यार, बहुत सिंपल चीज़ है ये तो आपको वो ऐसे पूछ सकता है। अभी आप बोलोगे सर ये इतनी बेसिक चीज़ आप क्यों करा रहे हो? आगे अभी आइसोटोन्स आइसोबार आएगा तो समझ में आएगा क्यों करा रहा हूँ। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लो। आपको मैंने बोल दिया लेड। अब ये वाला नहीं पता होता है, मेजॉरिटी बच्चों को नहीं पता होगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ। पीबी लेड, इसका नंबर 82। एटॉमिक मास नंबर चलो कौन बताएगा? देखो एटॉमिक मास नंबर है 207, 207। लेड का कितना है? 207।
7। अब सबसे पहला सवाल बच्चे का क्या आता है, सर हमको ये याद करना है क्या? हाँ ये याद करना है भाई। मैंने आपको ये कहा था और पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, मैंने हर बार बोला है 20 एलिमेंट्स के याद रखने, करेक्ट बोला है ना? पहले 20 एलिमेंट्स के याद करने ही करने हैं, उसके बाद में ना 4-5 ऐसे टिपिकल एलिमेंट्स हैं जिसके आपको याद करने हैं। लेड इज वन ऑफ देम, लेड इज 82, 207, यू हैव टू रिमेंबर। सिल्वर इज 47, 108, यू हैव टू रिमेंबर। आई विल गिव यू अ लिस्ट, मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा कि ये एलिमेंट, ये उसका एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, ये आपको लर्न करना है बाय हार्ट। ठीक है बच्चों? एंड ट्रस्ट में उतने में से ही आएगा, सारे नहीं करने आपको। पूरी पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट का थोड़ी आप रट्टा मारोगे बैठ के, पॉसिबल नहीं है यार, कैसे पॉसिबल है ना? चलो फटाफट बताओ, इसमें बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 82। इसका मास नंबर कितना है? 207। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 82। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 82। और इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं? A माइनस जेड, यानी कि 207 माइनस 82, यानी कि अब बच्चे कैलकुलेशन में लग गए, कितने हुए? 125। 125 न्यूट्रॉन होते हैं इसके पास। कितने होते हैं? 125 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं? आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा, इजी है। ओके चलो, तो ऐसे हम कोई भी एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमने ये कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने ये जानना, हमें ये पता चल गया कि कैसे जानना है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उसके बाद हम कंपेयर करना शुरू करेंगे, वेरियस एटम्स को हम कंपेयर करेंगे एंड उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप्स है, विल स्टडी। 3 types of relationships are there here given in your syllabus, that is isotopes, isobars and isotones. Very important from entrance exam point of view. All three are very important from your MCQ point of view. ये तीनों isotopes, isobars, isotones, ये तीनों आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आते हैं, क्योंकि वो आपको कोई भी 2 रैंडम ऐसे एटम्स उठा के देगा और पूछेगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या लगते हैं, एक दूसरे के आइसोटोप हैं, एक दूसरे के आइसोबार हैं, या एक दूसरे के आइसोटोन हैं। समझ में आ रही बात? चलो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। वैसे जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए और भी है, वो मैं आप लोग को जेई के स्पेशल अलग जो अपने सिनॉप्सिस वगैरह होंगे एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी प्लस बाहर के भी जो एक्स्ट्रा सिनॉप्सिस होंगे उसमें करवाऊंगा। ठीक है, 1-2 एग्जांपल्स उसमें और भी ज्यादा है इन तीनों के अलावा। ठीक है बच्चों? फॉर सीईटी एंड नीट लेवल दिस मच इज मोर देन इनफ। चलो देखो, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। आइसोटोप्स सिंपल भाषा में आप मेंशन करोगे आइसोटोप्स के बाजू में, ध्यान से सुनना, सेम Z डिफरेंट A। कैसे पढ़ेंगे इसको बच्चों? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। क्या ये बात समझ में आई? सेम Z यानी कि सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट A यानी कि डिफरेंट मास नंबर, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। आइसोटोप एक ही एलिमेंट के होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया Z सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है ना? तो मतलब ऑल आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या ये बात भेजे में चली गई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग रहेगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल समझो, बहुत इजीली समझ में आएगा। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल यहां लिखो, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। कार्बन 612 एंड कार्बन 614 क्या सेम है क्या अलग है? चलो बताओ। सेम एटम है, मतलब सेम एलिमेंट है, कार्बन कार्बन, बोलो हाँ कि ना? यस। एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, 6 શું છે એટોમિક નંબર અહીંયા? શું છે?
Atomic number is 6. Yes or no? Right? And the atomic mass number बच्चों is 12 and 14, which means, now you tell me, which means can I say here the number of neutrons will be 6 and here the number of neutrons will be 8? बोलो हाँ कि ना, है ना? अच्छा, will the physical and chemical properties will be different? Of course, yes, सवाल ही नहीं. The physical and chemical identity, अच्छा chemical identity same है ना, number of protons तो same है ना, तो chemical properties बहुत vastly different नहीं होगी, बहुत vastly different नहीं होगी. Physical properties काफी different होती है ना. अच्छा, इनफैक्ट C14 तो रेडियो एक्टिव है. C14 जो है ना, अच्छा मैं ऐसे पढ़ूंगा ना, कभी अगर बोलूंगा ना C14 तो आप ये मान लोगे कि अच्छा सर है ना कार्बन के दूसरे आइसोटोप की बात कर रहे हैं. समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, एक सवाल ये भी आता है बच्चे का, हमेशा आता है, सर जब भी कार्बन की बात होती है तो आप तो हर बार यही लिखते हो 6 12, आपने 14 तो आज पहली बार बोला, तो 14 वाले को क्यों कंसीडर नहीं करते? ये सवाल आता है हमेशा हर बच्चे का. इट इज रेयर. ये जल्दी मिलता है क्या? नहीं. तो अपन ना, वेरी गुड, अपन उसको कंसीडर करते हैं जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाया जाता है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिलता है नेचर में, अपन उसको कॉमन मान के चलते हैं. बरोबर है ना? तो अपने को पता है कि अगर आप रैंडमली नेचर में से 100 कार्बन के एटम लेके आओगे ना, तो उसमें से 99 आपको ये वाले ही मिलेंगे. 99 क्या, बहुत, इनफैक्ट 1000 में से शायद 999 मिलेंगे, ऐसा. तो जो परसेंटेज है ना इसका आइसोटोप का, वो बहुत ही कम है, इसलिए उसको हम लोग जनरली कंसीडर नहीं करते. क्लियर बात है बच्चों? समझ में आई? सो आइसोटोप्स है ना, एक C14 C12, ये एक ऑप्शन हुआ. और ऑप्शन देखो, और ऑप्शन देखो, जैसे कि यहां पर क्लोरीन का एग्जांपल दिया हुआ, देखो क्लोरीन 1735 and chlorine 1737. Again, can you observe here that the atomic number is the same and atomic mass is different? And the best example out of all, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपने स्कूल लेवल से सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, कौन सा? हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 1 3. बेस्ट एग्जाम्पल है ना आइसोटोप्स का. इनके नाम पता है किसी को? हाइड्रोजन 1 का नाम क्या है बच्चों? हाइड्रोजन 1 का नाम इज हाइड्रोजन. तो नॉर्मल हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन 1 तो नॉर्मल हाइड्रोजन है. बोलो आया ना? उसी को तो हाइड्रोजन कहते हैं हम लोग, है ना. इसका नाम, सेकेंड वाले का नाम है ड्यूटीरियम. क्या है नाम? क्या नाम है? ड्यूटीरियम. ड्यूटीरियम. क्यों ड्यू? अरे दो है ना एटॉमिक मास. और तीसरे वाले का नाम क्या होगा? लॉजिकली बताओ, तीसरे वाले का क्या? ट्रिटियम. देखो, है ना, तीसरे वाले का नाम है ट्रिटियम. तो ड्यूटीरियम, ट्रिटियम. पहले वाले का नाम बाय द वे प्रोटियम कहा जाता है. ऑफ कोर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम. बट अपन प्रोटियम को क्या बोलते हैं? नॉर्मल हाइड्रोजन. है कि नहीं बच्चों? क्या ये एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट. और मास नंबर डिफरेंट है तो न्यूट्रॉन्स का नंबर भी अलग ही होगा. कॉमन सेंस. यस, चलो बढ़िया. नेक्स्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार्स. पहला वाला क्या था? आइसोटोप. बोलते वक्त गलती नहीं करनी है. मुझे पता है बच्चे जब बोलते हैं आलू भालू सब मिक्स कर देते हो आप लोग. आइसोटोप आइसोटोन मिक्स नहीं करते. आइसोबार्स देखते हैं पहले. चलो, आइसोबार्स ये क्या है? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ये ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स हैं. पहली बात, अच्छा ये सेम एलिमेंट के कि डिफरेंट एलिमेंट के? अलग अलग एलिमेंट्स के. बोलो सर ये क्लियर है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के. ठीक है, इनका क्या है? मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर अलग है. तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे? डिफरेंट Z बट सेम A. तो आप बोलोगे सर ये आइसोटोप का उल्टा नहीं हो गया?
डिफाइन करते हुए उल्टा हो गया ना। डिफरेंस क्या है, आइसोटोप एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग एटम थे और यहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स के दो अलग अलग एटम है। क्या ये दिमाग में गया? परफेक्ट, यस। चलो ऐसे करना है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स हैं जिसका Z अलग अलग है पर एटॉमिक मास सेम निकल के आया। एटॉमिक मास सेम निकल के आया। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इन्होंने दिए ही नहीं है। वेरी गुड, क्या स्मार्ट लोग हैं, एग्जांपल ही नहीं दिए। टेबल 4.3, अच्छा टेबल 4.3 दिया है। अभी मैंने आपको कार्बन का एक आइसोटोप बताया जिसका मास कितना है 14, यस आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे बच्चों। और नाइट्रोजन का नॉर्मल एलिमेंट जो होता है, नॉर्मल एटम जो होता है, उसका मास कितना होता है 14। तो क्या यहां पर ये प्रूव हुआ कि दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है। दो अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एटम है, दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है। तो इसीलिए इन दोनों को आपस में एक दूसरे का क्या बोलूंगा, These two are isobars of each other। क्या ये समझ में आया? These two are isobars of each other। Can you give me one more example? Can we have one more example of isobar? Calcium and argon। बच्चों कैल्शियम इज 2040, सबको पता होना चाहिए। आर्गॉन इज 1840। देख सकते हो आप एटॉमिक मास नंबर दोनों का क्या है 40-40, यानी कि सेम है। दो अलग अलग एलिमेंट, एटॉमिक नंबर अलग पर मास नंबर सेम। तो ऐसा मैं बोलूं कि कैल्शियम और आर्गॉन इन दिस केस आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। बोलो यस और नो। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ना आइसोबार भी। चलो और बहुत अच्छे। तो डिफरेंट Z बट सेम A। फिर तीसरा है आइसोटोन। तीसरा है आइसोटोन। क्या बोलता है आइसोटोन? इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स हैं जिनका Z भी अलग है, A भी अलग है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। क्या है? नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बच्चों। आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन सेम कैसे हो सकते हैं? तो जरा दिखते हैं। क्या हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी देखा अभी थोड़ी देर पहले कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज एक्चुअली A माइनस Z। सही है बच्चों, ये हमने देखा ना। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि दो अलग अलग एलिमेंट है, A और Z की वैल्यू दोनों में डिफरेंट है। चलो देखते हैं। सपोज मैं बोलूं एक एलिमेंट था जिसके पास A की वैल्यू थी 20, Z की वैल्यू थी 10। कौन सा है बाय द वे ये? नियॉन 10-20। परफेक्ट, ओके। दूसरा एलिमेंट है जिसके पास A की वैल्यू थी 22 और Z की वैल्यू थी 12। डिफरेंस दोनों का सेम हुआ कि नहीं हुआ? बस यही तो जानना था। तो ऐसे एलिमेंट्स जहां पर A भी अलग है, Z भी अलग है, परंतु किंतु लेकिन बट द डिफरेंस यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज द सेम, है ना। 150 और 100 में, 150 और 100 में भी 50 का डिफरेंस है और 100 और 50 में भी 50 का ही डिफरेंस है ना। ऐसा है बच्चों। बहुत बढ़िया एग्जांपल उसका दिया आपको, बोरॉन और कार्बन। देखो बोरॉन में 11 माइनस 5 यानी कि 6 है और कार्बन में 12 माइनस 6 यानी कि वापस 6 है। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए 6 यानी कि इक्वल। यस, इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा आप बताओ? मैं ऐसे बोलेंगे डिफरेंट A डिफरेंट Z, एक्सीलेंट, डिफरेंट A डिफरेंट Z एंड बट सेम N। क्या ये बात सबके भेजे में क्लियरली बैठ गई? बोलो यस और नो। एकदम इजी है ना। तो हम अपने पेज में एक छोटू सा क्या बनाएंगे,
जैसे 2-3 चीजें एक ही कैटेगरी की आती है, अपन क्या करते हैं हमेशा, एक बनाते हैं टेबल या चार्ट बना लेंगे अपन, है ना। टेबल बना लेते हैं इस बार। है ना, इन फ्रेंच दे कॉल इट द table, which is table, TABLE, ल table, द टेबल। ऐसे चलो, तो पहला हमारा आइसोटोप, दूसरा है हमारा आइसो बार, एंड तीसरा है हमारा आइसोटोप। आइसोटोप को क्या बोला, सेम Z डिफरेंट A, क्लियर है। आइसोबार में क्या बोला, डिफरेंट Z सेम A, उल्टा है ना। और आइसोटोन में डिफरेंट Z डिफरेंट A बट सेम N, क्लियर होगी ना बात। इसके एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे अपन। एग्जाम्पल क्या था, C612 एंड C614, ये एक एग्जाम्पल था। H11, H12 एंड H13, ये दूसरा एग्जाम्पल था। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? किसी को कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है इसको लेके? नहीं, ओके। आइसोबार का एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, कैल्शियम 2040 एंड आर्गॉन 1840, ये भी देखा था। बढ़िया। और आइसोटोन का एग्जाम्पल क्या देखा था, बोरॉन नंबर 511 एंड कार्बन नंबर 612, है ना। ऐसे ठीक है। तो एक चार्ट में अपना तीनों आ गया ना बच्चों, आप ऐसे ही लिख के रखेंगे। तो यहां पर ये, तो यहां तो अभी हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखो, अभी कहां से कहां आ रही बात देखो ध्यान से। हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा, उसका नाम क्या था वैसे बाय द वे, रदरफोर्ड के मॉडल का बच्चों, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, ये सिखाया था मैंने आपको पिछले सेशन में, है ना। अच्छा, रदरफोर्ड ने प्लैनेटरी मॉडल दे दिया, फिर उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ी, हमको पता चला अच्छा आइसोटोप होते हैं, आइसोबार होते हैं, आइसोटोन होते हैं, सब पता चला। ओके, उसके बाद फंडा आया ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल का, कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल यानी कि प्लैनेटरी मॉडल से वो समझा नहीं पाए थे। चलो देखते हैं। So Rutherford put forth his model. By the way, as I said, we call it the planetary model. But we can also call it the nuclear model. उसका मतलब न्यूक्लियर सेंटर में था। तो रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियर मॉडल तो बोला था, ठीक है। इट इज अकिन टू समझते हो? अकिन टू का मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे को भी नहीं पता होता है, विच इज वेरी शॉकिंग। अकिन टू का मतलब क्या होता है रे बाबा? सिमिलर टू, ठीक है। अकिन टू यानी कि सिमिलर टू अ मिनिएचर सोलर सिस्टम, छोटे सोलर सिस्टम की तरह दिखता है, वेयर न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन एंड इलेक्ट्रॉन्स प्ले द रोल ऑफ प्लैनेट्स। आपने ग्रेविटेशन चैप्टर किया हुआ है फिजिक्स में, सन और प्लैनेट्स तो आपको मेरे से अच्छे समझ में आते हैं, है ना। ये ग्रेविटेशन वही चैप्टर है जिसमें आप ऐसा करते हो G(m1m2/r²), ऐसा कुछ ये होता है ना। यस, देखा, थोड़ा सा शो ऑफ करो, फिजिक्स मुझे आता है। नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है ग्रेविटेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, चलो। सो हियर लाइटर प्लैनेट मतलब सन और प्लैनेट्स की तरह थे, दैट्स व्हाई हमने उसको प्लैनेटरी मॉडल बोला, ऑफ कोर्स। यस, और यहां पर एक बात साबित हुई, एक बात उसमें प्रूव की थी रदरफोर्ड ने, कि यार न्यूक्लियस फिक्स्ड है, न्यूक्लियस सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू क्या हो रहे हैं,
घूम रहे हैं। वो ऐसा भी तो बोल सकता था ना कि इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, ऐसा बोल सकता था ना वो बच्चों। क्या वो ऐसा नहीं बोल सकता था कि भाई ये रहा न्यूक्लियस, वो ऐसा बोल सकता था ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा बाहर का शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन की फिक्स जगह है, ये भी इलेक्ट्रॉन की फिक्स जगह है, ऐसा बोल सकता था ना वो? बोले हाँ कि ना? तो ऐसा ये बोलने की क्या जरूरत थी कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूम रहा है? आपको मेरी मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो ऐसा क्यों बोलता है ग्रेविटेशन की अर्थ घूम रहा है? एक जगह क्यों नहीं है अर्थ? अर्थ रोटेट हो सकता है ना, इधर इधर ही रहेगा, बस मैं इधर ही रहेगा, ये इधर अर्थ, ये बाजू में मर्क्यूरी, ये बाजू में वीनस, इधर ही रहेगा, नहीं घूमने का मेरे को। हो सकता था ना ऐसा? सोचने वाली बात है, सोचो, रट्टा मत मारो, सोचो, लॉजिक समझो। जैसे आप बोलते हो अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, वैसे यहां पे भाई साहब ने बोला, हमारे रुद्र भाई साहब, रुदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू घूम रहा है, काय को घूमना चाहिए, फिक्स क्यों नहीं रह सकता? सवाल समझ में आया? फिक्स रहने में प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा सवाल। क्या इसका जवाब आप सोच सकते हो? दिमाग यार ये लगाओ कि जिस दिन अर्थ ने बोला ना मैं आज से घूमेगा नहीं, रिवॉल्व नहीं करेगा, तो सन क्या करेगा? अर्थ को खींच लेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, सही है? अब जरा सेम दिमाग यहां लगाओ ना, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है। न्यूक्लियस कैसा है बच्चों? पॉजिटिव है ना, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? उसको खींच लेगा, तो एटम पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही थी, मैं बार बार वो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज प्लैनेटरी मॉडल है ना, वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही थी, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे वो सेम काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगी? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की फोर्स है। ये बात अच्छी तरह से सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, आई एम श्योर। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, वो फटक से क्या होना चाहिए? कोलैप्स हो जाना चाहिए। भाई क्या कोलैप्स हो रही है तुम्हारे आजू बाजू? चीजें ऐसे सडनली रखे रखे कोलैप्स हो रही है क्या? स्टेबल है ना मैटर, एलिमेंट्स, चीजें हैं ना, स्टेबल है ना, एटम कोलैप्स नहीं हो रहा है ना। इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा क्या लॉजिक लगाया उसने बोला भाई इलेक्ट्रॉन मोशन में है तभी ही एटम स्टेबल है। क्लियर बात? सोचो कितना सही दिमाग लगाया है ना, राइट बच्चों? ओके, तो यहां पर ये होगा इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉडल कुड नॉट बी स्टेशनरी, एक जगह नहीं हो सकते थे, ठीक है? तो ये तो उसने बता दिया क्यों? एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड हैव पुल्ड देम टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की तरफ वो अंदर खींच जाते तो पूरा एक साथ ऐसा डंप हो जाता, वो तो नहीं, मजा नहीं आएगा उसमें। पर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से एक प्रॉब्लम सॉल्व तो हुई, मतलब कि समझ में तो आया कि अच्छा ठीक है, पर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट भी हो गई। अब नई प्रॉब्लम क्या थी? However, it also poses a problem. Can you see this? It also poses, आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, it also poses a problem. क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है? बोलो हाँ या ना? बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स सर, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है यार, ऑफ कोर्स पार्टिकल है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? सर्कुलर मोशन, ऐसे घूमते रहेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहेगा, तो क्या वो अब एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है? पहले वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल था, अब वो मोशन में है, तो क्या वो एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है? बोलो यस और नो। क्योंकि एनीथिंग दैट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑल्सो, ये फिजिक्स का लॉ है, पता है अपने को। तो एक्सिलरेटेड बॉडी
अभी तुमको मैं बोलूं ये लो, ये सेंटर है, ये पकड़ो और यहां से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंटिन्यूअस दौड़ते रहो, तो क्या तुम एनर्जी लूज करोगे? ऑब्वियस तुम्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? आप बोलोगे हाँ सर ऑब्वियसली हम थक जाएंगे, हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो भाई ये बेचारा इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूम रहा है, तो मैक्सवेल बाबा बोल के गए थे, मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी दी थी, वो बोल के गए थे कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट हो रहा है ना, मोशन परफॉर्म कर रहा है ऐसा, तो वो रेडिएशन बाहर फेंकेगा, यानी कि एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। तो अगर मैं ये मान लूं कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो क्या वो स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा? नहीं, वो धीरे धीरे एनर्जी लूज करते 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 उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है ना। तो क्या होगा? उसका सर्कल जो है वो छोटा 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 होके कहाँ गिर जाएगा? एंड में आके न्यूक्लियस में आके गिरने ही वाला है। ऐसा किसने बोला? मैक्सवेल ने बोला। क्या ये बात समझ में आई सबको? मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनना फिर से। चार्ज पार्टिकल इन मोशन विल एमिट रेडिएशन। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चार्ज पार्टिकल इन मोशन विल एमिट रेडिएशन, obviously in the form of energy, which means it will continuously lose energy, and if it is losing energy तो उसका सर्कल ऐसे जो उसका जो मोशन है वो उसको कंटिन्यूसली स्पाइरल मोशन में न्यूक्लियस की तरफ लेके जा रहा है। So thus the orbit would shrink continuously. उसका ऑर्बिट क्या होगा? धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। एंड उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉलो करेगा एक स्पाइरल पाथ इनटू द न्यूक्लियस। तो अब बोलोगे सर ये पैराग्राफ पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि सूनर और लेटर अगर मोशन में नहीं था तो डायरेक्ट उसको न्यूक्लियस खींच लेता था। अभी मोशन कर रहा है बेचारा, तो धीरे धीरे घूम घूम के न्यूक्लियस में आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के नसीब में क्या यही लिखा है कि उसको सूनर और लेटर न्यूक्लियस के पास गिरना ही आके? ऐसा वो बोल रहा है ना। समझ में आ रही बात सबको ये? तो रुदरफोर्ड मॉडल ने ये तो वो बोल के हट गया, अरे हाँ हाँ कंटिन्यूस मोशन में, लेकिन ये वो बता ही नहीं पाया कि कंटिन्यूस मोशन में है तो स्पाइरल होके न्यूक्लियस के अंदर काहे नहीं गिर रहा है भैया? क्यों नहीं गिर रहा है? हाउएवर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है ना कि गिर गया। वो तो रियलिटी में क्या होता है? रियल एटम्स आर स्टेबल। तो रुदरफोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही था कि वो ये समझा नहीं पाया कि स्टेबिलिटी कहां से आ रही है, क्यों है स्टेबल। क्योंकि लॉजिक तो बोलता है स्टेबल नहीं होना चाहिए, लॉजिक बोलता है स्टेबल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऐसा स्पाइरल 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 करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को। तो पहला ड्रॉबैक तो ये था कि भाई स्पाइरल होके गिरना चाहिए था, नहीं गिरा। ठीक है। दूसरा सेकेंड सीरियस ड्रॉबैक is that it does not describe the distribution of electrons and their energy. क्या रुदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। उसने सिर्फ इतना बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। अरे कितने इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिट में, कुछ बोला नहीं ना। कि भाई अच्छा मल्टीपल ऑर्बिट्स है, ऐसा भी नहीं बोला कि भाई एक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिट में या एक शेल में 2 होंगे, बाद में 8 होंगे, जो हमने ऑलरेडी किया ना डिटेल में पीरियोडिक टेबल में 2, 8, 18, ये मैंने आपको पूरा सिखाया बच्चों। वो सारी बातें रुदरफोर्ड ने बोली थी कि अपने को नहीं बोली थी। यानी कि उसने एक तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था कि भाई स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया, दूसरा उसने ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की ना ही एनर्जी के बारे में बात की। क्लियर हुई ये बात? तो ये 2 मेजर हो गए क्या ड्रॉबैक। सो जब रुदरफोर्ड के सारे ड्रॉबैक्स एक्सपोज हो गए, जब पता चला कि भाई उसके मॉडल में इतना प्रॉब्लम है, तो अब नए मॉडल की जरूरत थी। तो नया मॉडल किसने दिया? नया मॉडल दिया नील्स बोर ने। किसने दिया? नील्स बोर, BOHR, बोर। तो उसके बाद आया बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बच्चों, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, जब हुआ ये
कि रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। मतलब वो स्टेबिलिटी है ये तो पता है, क्यों है वो नहीं समझा पाया था। तो बोर भाई साहब आगे आए, नील्स बोर आए और बोले मैं समझाता हूं। वो मीम आता है वाला, मैं फेसबुक पे आप लोगों ने देखा, राजपाल यादव वाला, मेरे को सब आता है, वो शाहिद कपूर वाली पिक्चर का है ना। तो वैसे ही नील्स बोर आगे आया, वो बोला अरे रदरफोर्ड को रहने दो, मैं समझाता हूं, मैं हूं ना। तो नील्स बोर ने क्या समझाया और उससे कैसे उसका मॉडल बना, जरा समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड नील्स बोर सेड कि भाई जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मोशन में है ना, जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मोशन में है उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। उसके पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम। अगेन ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स बोलता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। अच्छा, तो नील्स बोर ने ये बोला, ध्यान से सुनना। तो उसने ये बोला कि भाई ये रहा न्यूक्लियस, कैसा है न्यूक्लियस का चार्ज? पॉजिटिव है। ये रहा बाहर का आपका ऑर्बिट यानी कि शेल, ये रहा आपका ऑर्बिट यानी कि शेल, और यहां पर है इलेक्ट्रॉन। उसने क्या बोला? इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। क्यों है? क्योंकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसे जा रहा है। अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना, नहीं तो कुछ बच्चे हमेशा टेंशन लेते हैं, ऐसा भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये कर रहा है, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट कैंसल्स आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये चीज उसने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ये सिंपल सा बात समझाया। क्या समझाया उसने? कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि न्यूक्लियस पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन चाहिए? ये बात हमें ऑलरेडी पता है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है ना। यही तो हमारा सवाल था ना कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर रहा है, न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहा है। तो इसने बोला भाई क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इसको खींचना चाहिए था, उसको कैंसल करने के लिए क्या है सामने? कैंसल करने के लिए क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया एंगुलर मोमेंटम। अगेन ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, देखो आधे से ज्यादा तो फिजिक्स की चीजें, बट मैं आपको समझा रहा हूं, समझो। क्या आप लोगों ने सबने एक वो पिक्चर में, मूवीज में, या शायद लाइव भी देखा होगा किसी ने, एक वो मोटरसाइकिल चलाते हैं वेल के अंदर, सर्कस में एक एक्ट होता है, देखा है सबने? बाइक चलाते दीवार के ऊपर, भारत पिक्चर में चला है सलमान खान ने, है ना, देखा है ना सबने? और वो देख के आपने ये तो हमेशा सोचा होगा कि यार ऐसा कैसा हो रहा है कि ये बंदा दीवार पे से गिर क्यों नहीं रहा है, ग्रेविटी तो होती है कि नहीं बच्चों? तो वो बंदा जब स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहा है अपनी, कंटिन्यूअसली स्पीड में चला रहा है जब तक, तब तक तो वो वॉल पे रहेगा, ग्रेविटी को कैंसल आउट करेगा। सही बोल रहा हूं? बोलो हाँ कि ना। ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाह रही है, पर उसकी जो कांस्टेंट स्पीड है ऊपर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से उसको जो मोमेंटम मिल रहा है वो क्या कर रहा है? इस ग्रेविटी के फोर्स को कैंसिल कर रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं गिर रहा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? है ना एवरीबॉडी? अच्छा, जिसको ये नहीं समझा उसके लिए और एक इजी एक्सपेरिमेंट बताता हूं, ट्राई करके देखना। So I put this object inside this bottle. I'm just trying to show you what it means, है ना, एंगुलर मोमेंटम का फंडा है। Now when I start performing इसको अगर मैं ऐसे गोल गोल घुमाऊं सर्कुलर मोशन में, तो ये बॉटम पे, लेकिन इसको आप बहुत फास्ट घुमाओगे तो क्या ये ऊपर आ जाएगा? और अगर मैं इसको बहुत ज्यादा स्पीड में घुमाऊं ऐसे, तो क्या ये ऊपर ही रहता है, ये नीचे नहीं आएगा बॉटम पे? बोलो हाँ या ना। Can you see that? So if I just keep on rotating it continuously, can it rise to a height, certain height, yes or no? है ना? ये सेम लॉजिक मैंने आपको जो अभी बताया
कि भाई जो बंदा वर्टिकल वॉल पे मोटरसाइकिल चला रहा है वो भी यही फॉलो कर रहा है ना। आप अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखता, एक छोटा कॉइन या कुछ लो या छोटा बॉल लो, एक बड़ा ग्लास लो ऐसा प्लास्टिक का, पुट इट ऑन द दिस थिंग एंड जस्ट रोटेट इट, इट विल स्टार्ट राइजिंग ऑन इट्स ओन। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन विल काउंटरएक्ट ग्रेविटी। वैसे ही यहां पर नील्स बोर ने क्या बोला, ठीक उसी तरह नील्स बोर ने यह बोला कि यहां पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, दैट इज गोइंग टू काउंटरएक्ट और कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या ये समझ में आया? और बिकॉज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को कैंसिल कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर रहा है। दैट वॉज द सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दैट ही गेव फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, राइट? अच्छा, ये क्या उसने हवा में से दिया? नहीं, इसके पीछे भी बहुत सारा फिजिक्स और बहुत सारा साइंस था, जरा वो समझते हैं। So he said MVR is the angular momentum. Again, this formula directly I have taken from physics. Physics में ये formula है। Here MVR ये जो formula है ना आपका, ये physics में आता है, where M is the mass of the object, यहाँ पे mass of electron, yes or no? V is, अरे कौन परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन? इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, तो मास किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का। V उसकी वेलोसिटी और R रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच इट इज मूविंग। ऐसे वो सर्कल में घूम रहा है, रेडियस उसका लेना है ना। ये आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। ये अगेन मैंने फिजिक्स से उठाया, मतलब फॉर्मूला डायरेक्टली उसने फिजिक्स से लिया था। तो ये एंगुलर मोमेंटम होता है इन सर्कुलर मोशन। उसने बोला ये MVR जो है ये आपके फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आ रही है उसको इक्वल कर देता है। इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू NH/2π। क्या होती है वैल्यू? क्या होती है? इक्वल टू NH/2π। अभी n क्या है? n तो आपको पता है भाई, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हर ऑर्बिट का रेडियस अलग होता है ना, तो मैंने सिखाया आप लोग को। n वाज व्हाट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे। फर्स्ट शेल के लिए n1 है, सेकंड शेल के लिए n2 है, थर्ड शेल के लिए n3 है। सिखाया ना मैंने आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। h क्या है बच्चों? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और पाई तो आपको सबको मालूम है, पाई इज 3.14 है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। सो इसने, नील्स बोर ने ये बोला कि भाई MVR इज इक्वल टू NH/2π, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का पूरा गेम है। एज लॉन्ग एज एंगुलर मोमेंटम मेंटेन्ड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा और एटम स्टेबल रहेगा। ये उसका एक्सप्लेनेशन था। क्या ये बात समझ में आई? तो देखना, अभी बोर्स मॉडल में जो चीज है उसको अभी यहाँ पे अपन थोड़ा सा एनिमेशन फॉर्म में समझते हैं कि भाई बीच में हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है। ये तो आप बोलोगे हाँ सर आपने बता दिया न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ठीक है। बाहर हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बाहर हमारे शेल में क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग मोशन में है। आप बोलेंगे ठीक है। अच्छा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग मोशन में है, एक एक शेल है, बाय द वे शेल ऐड होती जाएगी, तो n की वैल्यू भी मैंने आपको बताई, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा है ना, ठीक है बच्चों। अब ये हाइड्रोजन एटम के लिए वैसे ये वाला फोटो आपने हर साइंस की टेक्स्ट बुक के ऊपर देखा ही होगा सबने। बोर ने बोला क्या एग्जैक्टली? उसने ये बोला यार एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ गिवन ऑर्बिट ना, एक ऑर्बिट में वो है ना, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। इसका ये मतलब है कि उसने जो मैक्सवेल बोल के गया था उसको काउंटरएक्ट किया, उसको अपोज किया। बोलो हाँ कि ना? मैक्सवेल क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इट शुड लूज एनर्जी, ऐसा बोला था ना उसने। लेकिन ये क्या बोलता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर, अपनी औकात से बाहर नहीं जा रहा हूं, अपने गिवन ऑर्बिट के अंदर है ना, तो उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो उसने ऐसे एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, जहां पर एक ये इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आप देख पा रहे हैं, उसका अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, एट एनी पॉइंट अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, तो आई कैन गिव द एंगुलर मोमेंटम एज MVR। मैंने बताया आपको ये MVR, विच विल बी अ इंटेग्रल मल्टीपल। इंटेग्रल मतलब मल्टीपल मतलब 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, n की वैल्यू है ना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो भी है, वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा ऑफ h/2π। ये बाद में प्रूव हुआ, बोर ने ये बताया और उसने प्रूव करके दिखाया कि भाई ये h/2π इस वैल्यू का मल्टीपल होगा। अच्छा बच्चों ये बताओ मुझे कि अगर h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट,
और 2 पाई का मतलब तो आपको पता ही है 2 इंटू 3.14, तो ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो गया, पूरा वैल्यू कांस्टेंट हुआ ना, करेक्ट है। और बस उसको n से मल्टीप्लाई करते रहो, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। फर्स्ट शेल में 1 से मल्टीप्लाई करना, सेकंड शेल में 2 से मल्टीप्लाई करना, थर्ड शेल में 3 से मल्टीप्लाई करना, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको पता ही है, सबको मालूम है, मैंने पढ़ाया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। h क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था। और 2 पाई क्यों आया, ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत इजीली समझ जाएगा 2 पाई क्यों आया। 2 पाई क्यों आता है भाई, मैथ्स वाले बच्चे इनको तो पता ही है क्या। 2 पाई मतलब 2 पाई रेडियंस होता है, सरकमफ्रेंस जब ऑर्बिट में कवर होता है 2 पाई रेडियस उसका, 2 पाई रेडियंस उसे एंगल कवर होता है। अपने को क्या सोचना है, अपन बायो वाले, अपने को क्या सोचना है भाई, 2 पाई इज इक्वल टू 360। एक सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, बरोबर ना। तो 360 है ना, टेक्निकली 360 डिग्री एंगल है। 2 पाई वहां से आया, अपने मन से नहीं डाला उसने 2 पाई, समझ रहे हो बच्चों। तो अगर n 1 है तो h बाई 2 पाई, 2 है तो 2h बाई 2 पाई, 3 है तो 3h बाई 2 पाई, और ऐसे करके उसने हर शेल के लिए बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है फॉर अ गिवन शेल। क्लियर हुई बात बच्चों। सो यहां तक हमको आइडिया आ गया अच्छा कि रदरफोर्ड का मॉडल था, उसके कुछ ड्रॉबैक थे, उस ड्रॉबैक को बोर ने फिर बाद में एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद से हम लोग बोर्स मॉडल पे जाएंगे। अगले सेशन में बहुत ध्यान से अपन सारे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल में करेंगे, एंड देन फ्रॉम देयर वील कंटिन्यू कि बोर्स मॉडल की मेरिट्स, डीमेरिट्स और पॉइंट्स एग्जैक्टली क्या थे। अभी मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को उसने कैसे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में विल गो इनटू बोर्स मॉडल इन डिटेल विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, विल एंड दिस हियर।